हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलन जूनियर विंग। आज हम करेंगे क्लास 9th का टॉपिक के एमसीक्यूज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। चैप्टर हमने पढ़ लिया है, अगर आपने नहीं देखा प्लेलिस्ट में आप उनको आसानी से वीडियो देख सकते हो। 3 पार्ट में चैप्टर को कर रखा है, ठीक है। सो यहाँ पर एमसीक्यू ट्राई करेंगे हम इस चैप्टर के। चैप्टर फर्स्ट की ही हिस्ट्री है ये, ठीक है। इसके एमसीक्यूज हम ट्राई करेंगे। सो चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, यस, द वेरियस ग्रुप इन फ्रेंच सोसाइटी वर नोन एज। जो फ्रेंच सोसाइटी के अंदर ग्रुप था उसको क्या बोलते थे उस टाइम के अंदर? फ्रेंच सोसाइटी जो थी उस टाइम कितने भागों में डिवाइड थी, उस डिवाइड वाले जो ग्रुप है उसका पर्टिकुलर नेम क्या था, ठीक है। तो इसको स्टेट्स बोलते थे, ठीक है। अब वहाँ पर 3 ग्रुप थे, ठीक है। सबसे ऊपर जो है क्लर्जी ग्रुप था, क्लर्जी ग्रुप, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर पे कौन बैठा हुआ था जस्ट टॉप के ऊपर? नोबिलिटी ग्रुप था, ठीक है, नोबिलिटी ग्रुप। और जो थर्ड ग्रुप था स्टेट के अंदर, थर्ड स्टेट्स, फर्स्ट स्टेट क्लर्जी पे थी, क्लर्जी ग्रुप कहते थे फर्स्ट स्टेट्स को, और सेकंड को नोबिलिटी, और थर्ड को बोलते थे आपका जो आपके बिजनेसमैन हो गए, ठीक ठाक बिजनेसमैन, मर्चेंट्स हो गए आपके, ठीक है। आपके पीजेंट्स हो गए, ठीक है, आपके पीजेंट्स हो गए, आपके मर्चेंट्स हो गए, ये सब इस थर्ड स्टेट्स में थे, ठीक है। तो उस वक्त फ्रेंच सोसाइटी के अंदर जो ग्रुप थे वो 3 भागों में डिवाइड थे, 3 स्टेट्स में डिवाइड थे। फर्स्ट पे सबसे टॉप पे क्लर्जी ग्रुप बैठा हुआ था। क्लर्जी कौन होते हैं? जो एक प्रकार से जो प्रीस्ट होते हैं, जो अमीर या फिर जो राजा खानदान से हो गए। क्लर्जी ग्रुप में लाइक आपके जो है वो हो गई, ठीक है। नोबिलिटी ग्रुप में भी वही लोग हो गए। मतलब फ्रेंच सोसाइटी या फ्रेंच सोसाइटी के अंदर जो ग्रुप है वो 3 भागों में डिवाइड थे, राइट। सो इसके अंदर अगर हम बात करें, जो क्लर्जी ग्रुप है उसको टैक्स तो देने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी उस टाइम में, ठीक है। अगर आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमने पढ़ा था कि क्लर्जी और जो नोबिलिटी ग्रुप है इनको टैक्स देने में एक्सेम्प्ट थी, छूट थी इनको पूरी तरह से। टैक्स देना था सिर्फ थर्ड स्टेट वालों को, ठीक है। तो राइट इसका आंसर होगा स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स में डिवाइड थी, ठीक है। आगे हम करें क्वेश्चन अपना, सेकेंड क्वेश्चन, द टर्म ओल्ड रिजाइम। अब जो टर्म ओल्ड रिजाइम है वो यूज होती थी किस चीज को दिखाने के लिए उस टाइम में? तो सोसाइटी कहाँ की? एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ द फ्रांस की, ठीक है। ओल्ड रिजाइम वर्ड था जो यूज होता था किस चीज को दिखाने के लिए? तो सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ द फ्रांस। कब हुआ था ये यूज? बिफोर 1879 से पहले यूज होता था, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1879, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, व्हेन वाज द फोर्ट्रेस प्रिजन। फोर्ट्रेस प्रिजन क्वेश्चन आता है, फोर्ट्रेस प्रिजन क्या था? बेस्टाइल के अंदर जिसको डिमोलिश किया गया बाय द पीपल, उसको कब डिमोलिश किया गया? फोर्ट्रेस प्रिजन जो किला था जहां पर कैदियों को बंदी बना रखा था, ठीक है, राजा ने, किंग्स लुई 16 ने नाम था उसका, ठीक है। सो 14 जुलाई को वहाँ के जो लोग हैं, हमने चैप्टर में पढ़ा था, वो इस किले को जो है धाराशायी कर देते हैं, गिरा देते हैं, क्योंकि ये जो किला था उस वक्त के टाइम में वो उनके लिए एक प्रकार से एक बुरा जो है ना सोसाइटी के अंदर एक निशान हो जाता है, लैंडमार्क के रूप में वो खड़ा हुआ था वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ के जब 14 जुलाई 1789 में लोग उस किले पर धावा बोल देते हैं, ठीक है, वहाँ के जो कमांडर होता है उसको वो मार देते हैं, बेस्टाइल का जो किला होता है, ठीक है। और उसमें से जो 7 लोग हैं उनको वो बंदी होते हैं जो उनको छुड़ा लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 14 जुलाई 1789 को जो फोर्ट्रेस प्रिजन के अंदर बेस्टाइल्स डेमोलिश कर देते हैं, कौन? पीपल, ठीक है। फोर्ट्रेस प्रिजन उस किले के अंदर जहां बंदी बना रखा था आम लोगों को राजा के द्वारा, ठीक है। व्हाट वाज बेस्टाइल? अब बेस्टाइल क्या था? बेस्टाइल में मैंने आपको बताया वो एक फोर्ट्रेस प्रिजन था, वो दिल्ली प्रिजन नहीं था, वो जयपुर नहीं था, वो लखनऊ प्रिजन नहीं था, ठीक है। और ये चैप्टर के जो एमसीक्यूज है उन्हीं को समझ में आएंगे जिन्होंने चैप्टर को पढ़ा है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। अगर आपको लगता है कि आप बिना पढ़े एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, ठीक है। सो बेस्टाइल क्या था? फोर्ट्रेस प्रिजन जहां पर बंदी बना रखे थे राजा ने, ठीक है, आम लोग, फ्रेंच लोग, ठीक है। उसको जो लोग हैं फिर छुड़वाते हैं, उसके कमांडर को मारते हैं, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया जैसे कि, ठीक है। सो फोर्ट्रेस प्रिजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपका, द 18th सेंचुरी विटनेस द एमरजेंस। अब 18th सेंचुरी के अंदर किस ग्रुप का उदय हुआ? कौन सा जो ग्रुप है वो खड़ा हुआ, ठीक है। मैंने बताया आपको जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 भागों में डिवाइड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट में हमने बताया क्लर्जी ग्रुप थे,
थर्ड सेकंड में नोबल ग्रुप थे, और थर्ड में जो पीजेंट्स थे, मर्चेंट्स थे, बिजनेसमैन थे, लॉयर्स थे, वो सब इस ग्रुप में आते थे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को टैक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, थर्ड ग्रुप को ही सारे के सारे टैक्स पे करने थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर। ठीक है, सारा जो है फसाद की जड़ ये थी, बोन ऑफ कंटेंशन क्या थी कि भाई सिर्फ थर्ड लोगों को ही, स्टेट्स को ही टैक्स देने पड़ेंगे। तो मिडिल क्लास भी खड़ा हुआ भाई इसके अंदर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा मिडिल क्लास ग्रुप्स। ठीक है, टॉप क्लास को तो खड़े होने की जरूरत ही नहीं है, और लोअर के पास तो पैसे नहीं थे, तो मिडिल क्लास ही खड़ा होगा इसके अंदर। तो अपने आप को जो है उसने अपलिफ्ट किया, जो जितने भी पैसे थे उसको उसने यूज़ किया और रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया। राइट, सो आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, विच बुक्स हैज़ प्रपोज टू डिवीजन ऑफ पावर्स विद इन गवर्नमेंट। ठीक है, किस बुक में लिखा गया कि पावर जो है, पावर का डिवीजन होना चाहिए गवर्नमेंट की पावर का। ठीक है, और इस बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। इसका आंसर हो जाएगा स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, ये मॉन्टेस्क्यू थे, फिलोसफर थे, उन्होंने लिखी थी। ठीक है, उन्होंने कहा था जो पावर होनी चाहिए वो 3 भागों में डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, पावर के अंदर क्या होना चाहिए। ठीक है, मेन चीज़ क्या है आपकी, लेजिस्लेटिव होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव। ठीक है, ये मेन हो गया। ठीक है, पावर के अंदर लेजिस्लेटिव हो गया, आपकी एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और तीसरी आपकी जुडिशरी होनी चाहिए। ठीक है, पावर को जो है डिवीजन ऑफ पावर 3 भागों में होगा। ठीक है, फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव, जहां पर कानून बनाए जाते हैं पावर में। ठीक है, पावर के अंदर लेजिस्लेटिव हमारी जैसे संसद है, वहां पर कानून तैयार होते हैं, हमारे देश के बनते हैं। एग्जीक्यूटिव जो कानून को लागू करवाते हैं। ठीक है, थर्ड इज जुडिशरी, जुडिशरी का काम क्या होता है, उस कानून को देखना जो कानून बनाया है किसने, लेजिस्लेटिव ने। ठीक है, राइट, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज के अंदर इस चीज़ों का जिक्र किया गया कि लेजिस्लेटिव होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए, जुडिशरी होनी चाहिए, और मॉन्टेस्क्यू ने इस बात को रखा था सबसे पहले इस बुक के अंदर, द स्पिरिट ऑफ लॉज के अंदर। राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ओल्ड रिजाइम। ओल्ड रिजाइम मैंने अभी आपको बताया, ओल्ड रिजाइम का जो मतलब था उस टाइम में जो लोग क्या निकालते थे फ्रांस के अंदर। ठीक है, सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस कहाँ के, कब की बात थी सोसाइटी इंस्टीट्यूशन ऑफ द फ्रांस बिफोर 1789, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1789 का, क्योंकि 1789 को ही रिवोल्ट हुआ था ना, ये द फ्रेंच रिवोल्यूशन हुई थी। रिवोल्ट ही बोलेंगे हम इसको, जैसे हमारा रिवोल्ट हुआ था 1857 के अंदर, हमारे देश में क्रांति छिड़ी थी, वैसे ही रिवोल्ट हुआ था फ्रांस के अंदर इन 1789 के अंदर। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। क्वेश्चन 8 क्या कहता है कि पॉपुलेशंस क्या थी फ्रांस की, कितनी बड़ी फ्रांस की पॉपुलेशंस 1715 से लेकर 1789 के बीच में, ये आपको पता होना चाहिए। जो फ्रांस की पॉपुलेशन है ना, वो 23 मिलियन से बढ़कर कितनी हो गई थी, 28 मिलियन हो गई थी। ठीक है, 2.3 करोड़ से लेकर 2.8 करोड़ हो गई थी। ठीक है, अगर आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था जैसे हमने चैप्टर में कि जब टैक्स बढ़ाए गए, टैक्सों के साथ साथ टैक्स बढ़ाने की जब मीटिंग बुलाई गई थी बाद में, वो आम लोगों के जो है राजा ने क्या किया, आम लोगों के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी कि उसने जो आम जो भी सामान होते हैं, हमारे जो खाने के सामान होते हैं, डबल रोटी का प्राइस बढ़ गया था उस टाइम में। ठीक है, और पॉपुलेशन भी बढ़ी हुई है, लोगों के पास पैसे नहीं है, भूखमरी टॉप लेवल पे थी। ठीक है, चरम सीमा पे थी। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 मिलियन से 28 मिलियन इसकी जो है पॉपुलेशन बढ़ गई थी उस टाइम में फ्रांस की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ काइंड ऑफ टैक्स कॉल्ड टेल वाज एन। टेल जो टैक्स है, टेली जो टैक्स है, वो किस टाइप का टैक्स था उस टाइम में लोगों से जो वसूल किया जाता था। ठीक है, ये था डायरेक्ट टैक्स जिसको स्टेट को देना पड़ता था लोगों को। ठीक है, स्टेट को डायरेक्ट टैक्स दिया गया जिसको बोला गया टेल टैक्स। ठीक है, एक तिथे टैक्स था जिसके अंदर क्या था कि वो आपको सीधा जो है 1/10 आपकी जो भी आप प्रोड्यूसिंग होगा आपकी क्रॉप से, वो आपको देना था, सीधा चर्च को देना पड़ता था। मतलब जो थर्ड स्टेट था ना, उसको तो इतना ज़्यादा इन्होंने दबाया गया उनको। ठीक है, जिससे वो लोग इतने मजबूर हो गए कि उन्होंने जो है रिवोल्ट करना पड़ा। राइट, यहाँ तक हमने किया कि जो टैक्स था वसूला जाता था लोगों से, टेली टैक्स डायरेक्ट टैक्स था। ठीक है, जिसको आम लोग पे करते थे। राइट, सो यहाँ हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, हु रोड द बुक, बुक लिखी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक किसने लिखी थी, क्वेश्चन ये है। तो ये थे इसमें रूसो ने इस बुक को लिखा था। ठीक है, अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जो लोग अपना नेता चुनते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं, ठीक है, उसके बीच में, आम लोगों के बीच में कॉन्टैक्ट होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को आपने इतना बड़ा ओहदा दे दिया, एमएलए बना दिया, एमपी बना दिया उस व्यक्ति को आपने,
ठीक है, और आपकी वो बातें नहीं सुन रहा, क्या ये सही है तरीका? उसको बनाने के बाद भी आपकी बातें नहीं सुन रहा, आपका कोई काम नहीं हो रहा, टैक्स बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब बातें उसने रखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। नाम की कौन था फिलोसफर का? नाम था रूसो नाम था इनका, ठीक है, जिसने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बुक के बारे में बुक लिखी एक प्रकार से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? विच सेक्शन ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर पावर आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई क्यों थी? क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग वो टैक्स पे कर नहीं रहे थे, तो उनको बोला गया कि आप भी टैक्स पे करें। सिंपल सी बात ये थी, आप टैक्स पे कर दो तो इतना बड़ा रिवोल्ट नहीं होता, वो खूब मजे से अपनी पावर एंजॉय करते। लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट और जो सेकंड स्टेट के लोग हैं उन लोगों को मजा आ गया था, ठीक है, राइट आंसर यही हो जाएगा। फर्स्ट और जो सेकंड स्टेट के लोग हैं उन लोगों को बोला गया कि आप अपनी पावर को जो है गिव अप कर दें, लेकिन उन्होंने कहा हम क्यों करें भाई गिव अप, उन सोसाइटी ने उनको फोर्स किया, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट? मैंने अभी आपको बताया सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक थी और इसको जो है रूसो ने ही लिखा था, ठीक है, आम लोगों के बीच में कॉन्टैक्ट को स्थापित करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स और आम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, हु फॉर्म्ड द नेशनल असेंबली इन फ्रांस? नेशनल असेंबली को किसने फॉर्म किया फ्रांस के अंदर 1789 के अंदर, ठीक है। सो इसको नेशनल असेंबली को जो है फॉर्म करने वाले कौन थे? जो है थर्ड स्टेट्स, ठीक है, थर्ड स्टेट्स ने जो इसको, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट को क्या जरूरत पड़ रही है नेशनल असेंबली को फॉर्म करने की? क्योंकि उनको तो टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है, उनको रिवोल्ट करने की आवश्यकता है, उनको तो अच्छा खासा उनके पास तो टैक्स आ रहा है लोगों का, उनके पास तो अच्छी खासी जमीन है। जो लोग मजबूर थे, मजदूर थे, उन लोगों ने आवाज उठाई, उन्होंने रिवोल्ट किया, उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, तो वो थर्ड स्टेट्स वाले थे, ठीक है, जो नेशनल असेंबली बनाई गई 1789 के अंदर, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, हु रोड द इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट बनाया गया, व्हाट इज थर्ड स्टेट? थर्ड स्टेट के बारे में बताया गया है। पैम्पलेट क्या होते हैं? जो पोस्टर होते हैं चिपकाए गए थे उस टाइम के अंदर, ठीक है, कि जो है थर्ड स्टेट जो है बेसिकली है क्या चीज़ है, ये किस खेत की मूली है भाई? थर्ड स्टेट को तुम क्या समझ रहे हो, ठीक है, आप जो है मनमाने लोगों से टैक्स लगा रहे हो लोगों के ऊपर, और जब टैक्स लगा भी दिए और वसूल कर रहे हो, और लोगों के पास जमीन जो है थोड़ा बहुत जितना भी है टुकड़े जमीन के, उनके ऊपर कुछ उग भी नहीं रहा, और फिर भी आपने उनके ऊपर मनमाने टैक्स लगा रहे हो, और रोटी के प्राइस आपने बढ़ा दिए हैं। ऊपर से आप मजाक उड़ा रहा है राजा कि अगर रोटी डबल रोटी अगर आपने नहीं खानी है तो आप केक खा लो। अरे भाई जब डबल रोटी के पैसे नहीं, केक कौन खाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये चीजें हुई। तो एबेसियस जो है इसने जो है इन्होंने पैम्पलेट बनाया था थर्ड स्टेट के बारे में। ये एक प्रीस्ट थे, ठीक है, उस टाइम में प्रीस्ट थे ये, ठीक है। प्रीस्ट कौन होते हैं? साधु। चर्च में कौन होते हैं? प्रीस्ट होते हैं ना, जो फादर कहते हैं जिनको हम, ठीक है। उस वक्त ये सोसाइटी से बिलोंग करते थे। देखो ये भी एक नोबल ग्रुप से बिलोंग करते थे, लेकिन इन लोगों, इस व्यक्ति ने आम लोगों का जो है साथ दिया कि आप लोग लड़िए, हम आपके साथ हैं, क्योंकि इनको पता था कि बहुत गलत हो रहा है हम लोगों के साथ में। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। जो नेशनल असेंबली है उसने कॉन्स्टिट्यूशन को कब ड्राफ्ट कर दिया, कंप्लीट कर दिया? तो 1791 के अंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बताया मैंने आपको, एबीसीएस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है? संविधान अगर किसी देश का नहीं है तो वो कंट्री नहीं हो सकती, वो डेमोक्रेटिक कंट्री तो बन ही नहीं सकती, ठीक है। वो डिक्टेटरशिप बन सकती है, वहां पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो सकती है, मोनार्की हो सकती है, ठीक है, अरिस्टोक्रेसी हो सकती है, बट नेशनल असेंबली ने क्या बना दिया? एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी ना जो है ना क्रोनोलॉजी समझा देता हूँ कि ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है में चीज़ें, हाँ क्या क्या चीज़ें हुई। जैसे हम बात करें यहाँ पर 1774 के अंदर जो किंग्स लुई 16 है वो राजा बनता है, ठीक है। डेट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। 1774 में राजा गद्दी पर बैठा, किंग्स लुई 16। जब वो गद्दी पर बैठता है ना भाई, सारे खजाना खाली था, शादी करवा ली उसने, खूब सारे पैसे जो है वो उड़ा रहे, राइट। 1774 में गद्दी पे बैठा, ठीक है। 1789 में रिवोल्ट हो गया, आम लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, ठीक है। 1789 में रिवोल्ट कर दिया इस राजा के खिलाफ लोगों ने, ठीक है। 1791-92 के अंदर जो है इस राजा को फांसी भी दे दी गई, क्योंकि ये आदमी क्या कर रहा था? टैक्स बढ़ाने पे तुला हुआ था, आम लोगों को खून चूस रहा था, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर, ये थोड़ी क्रोनोलॉजी समझना आप लोग। 1774 में बैठता है गद्दी पर, 1789 के अंदर रिवोल्ट होता है, और फिर इसको जो है ये लोग फांसी पे लटका देते हैं। फांसी पे चढ़ गया अभी आदमी, ठीक है। फिर क्रोनोलॉजी की अगर हम बात करें आगे, ठीक है, फिर 1804 का टाइम आता है।
ठीक है। 18 अब 91 में कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार कर लेते हैं लोग इसको फांसी पे लटकाने के बाद, ठीक है। 1804 के अंदर एक राजा बनता है नेपोलियन बोनापार्ट। 1804 पर गद्दी कौन संभालता है, मतलब एक मुसीबत खत्म नहीं दूसरी मुसीबत आ गई थी इनकी फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर फ्रांसीसी लोगों के खिलाफ जो है के लिए। फिर 1815 के अंदर नेपोलियन को भी हरा देती हैं, बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी जहां पर जो पावरफुल कंट्री थी वो इस आदमी को हरा देती हैं, बैटल ऑफ वाटरलू जिसमें हार जाता है नेपोलियन। बहुत ही जबरदस्त योद्धा था ये, अगर आपने वो मेरी वीडियो देखी तो उसमें देखना आप लोग, मैं इसकी स्टोरी सुना रखी छोटी सी, ठीक है। सो 1815 को यहाँ पर नेपोलियन भी निपट जाता है भाई, ठीक है। तो 1791 के अंदर जो है ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, ड्राफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था, 26 जैन 1950। हमें अपने बारे में पता होना चाहिए ना, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनकर कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949, ठीक है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। कितना टाइम लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, तैयार होने में, तो आपको पता होना चाहिए 2 साल 11 मंथ और 18 डेज। ये भी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगे थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। The agitated crowds stormed by destroyed the Bastille। बेस्टाइल जो है किला है, बेस्टाइल किले को कब गिराया जाता है, मैंने बताया था आप लोगों को 14 जुलाई 1789 को जो है किले को गिरा दिया जाता है, ठीक है। और उस किले को गिराने के बाद उसके जो टुकड़े होते हैं, अवशेष हैं, वो लोग अपने घर ले जाते हैं, ठीक है, हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए कि भाई ये हिस्ट्री बन गई, अब इसको हम अपनी जो है ना आगे जनरेशन को दिखाएंगे कि हमने कैसे किले को तोड़ा था, ठीक है। और काफ़ी सारे लोगों ने तो उस किले के जो टुकड़े उनको बेच भी दिया कि ये लो खरीद लो भाई, ठीक है। आगे नहीं चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी सारी चीज़ें, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर आई होगी समझ में भी, ठीक है। सो 17 क्वेश्चन हम आगे। आफ्टर विच इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस डिड द फ्रेंच पीपल्स अप्रूव ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर देम। तो किस इवेंट के ऊपर हिस्ट्री जो है फ्रांस के अंदर, फ्रांस के जो लोगों ने अप्रूव कर दिया किस चीज़ का उन्होंने जो है हटा दिया एक प्रकार से फ्रांस के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लिया 1791 के अंदर। एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। अब एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप क्या होती है, ठीक है। सेंसरशिप क्या होती है कि आप जो भी बोलेंगे ना आपको कट के बोलना है उसको। कट का मतलब क्या होता है सर, आपने किसी राजा के बारे में बोलना है तो आप उसके राजा के बारे में कोई उसकी को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उसको आलोचना नहीं कर सकते उस राजा के बारे में। आपको राजा के बारे में बोलना है, अच्छी अच्छी बातें बोलनी है, ठीक है। अगर राजा कुछ गलत काम कर रहा है वो नहीं आपको बोलना, राजा जो कहेगा आपको वो बोलना है, ठीक है। जो आपको लगता है राजा के बारे में वो नहीं आप बोल सकते, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते राजा को। सेंसरशिप इसी को बोलते हैं, ठीक है, कि सेंसरशिप करके हम बातें करते हैं। सेंसरशिप डेमोक्रेसी के अंदर जो है होनी ही नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति को जैसा लगता है उसको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होना चाहिए, राइट। सो एबोलिशन में सेंसरशिप जो है लोगों ने हटाने का काम किया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, माई होम वा द मर्सलीज पेट्रियोटिक सॉन्ग्स कंपोज्ड। किसने मर्सलीज जो है पेट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति सॉन्ग को जो है किसने लिखा था, किसने बनाया था। क्वेश्चन ये बहुत सिंपल सा, ठीक है। रोजर डी लेस्ली, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में देख लेना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये व्यक्ति था जिसने इसको गाया पेट्रियोटिक सॉन्ग, जैसे हमारा गान है राष्ट्रीय गान, किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। उसी प्रकार फ्रांस के अंदर एक व्यक्ति था रोजर डी लेस्ली जिसने वहाँ का राष्ट्रीय गान लिखा, जो आगे जाके फिर अब ये फ्रांस का राष्ट्रीय गान भी बन गया है, मर्सलीज, ठीक है। गलियों में ये गुनगुनाते फिरते थे इसको, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हु फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट इन फ्रांस। किसने पॉलिसी को फॉलो किया, कैसी, सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट फ्रांस। एक व्यक्ति था भाई, इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा इस व्यक्ति का, मैं आपको पहले आंसर बता देता हूँ फिर इसकी स्टोरी बताता हूँ। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पेरी, ठीक है, इस व्यक्ति का नाम है जो इसका आंसर होगा, राइट, ठीक है। ये लीडर बैठा था गद्दी पर, जैकोबियन क्लब का आदमी था ये, ठीक है। जैकोबियन क्लब बनाया, जैकोबियन जो पार्टी थी, क्लब नहीं, जैकोबियन जो पार्टी थी वो बनाई किसने थी, जो गरीब मजदूर लोग थे, जो छोटे व्यापारी थे, उन लोगों ने इस पार्टी को बनाया था। उन्होंने अपने खून से इस पार्टी को सींचा था। अब वहां पर ही लीडर बन जाता है उनकी पूरी सिंपैथी लेकर, ठीक है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पेरी। अब इसने क्या किया, वहां पर अपनी मनमानी चलानी स्टार्ट कर दी, ठीक है। आप एक नॉर्मल गरीब फैमिली से आप जो है पैदा हुए हो,
ठीक है। इट मीन्स ये तो नहीं है आपका कि भाई आप लोग अपनी मनमानी करेंगे, राइट। सो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। तो मैक्सिमिलियन जो रोबेस्पेरी है उसने क्या किया कि जो भी व्यक्ति उसके खिलाफ कुछ भी बोलेगा तो सीधा उसको फांसी पे चढ़ाऊंगा मैं, या उसको सीधा गोली मारूंगा मैं, ठीक है, या फिर उसको मैं किसी तरीके से अपने रास्ते से हटा दूंगा। ये थी वो पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट इन फ्रांस। मतलब जो भी उसके लॉयल थे, अगर वो भी उसके खिलाफ बोलेंगे ना, लॉयल व्यक्ति भी, तो वो उसको भी हटा देगा। ये थी उसकी पॉलिसी, मैक्सिमिलियन रोबेस्पेरी की पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड द पनिशमेंट इन फ्रांस, ठीक है। और फिर इसको ग्लूटीन किया गया। अब ग्लूटीन क्या था, जब लोग इससे परेशान हो गए थे, तो ग्लूटीन क्या था, एक प्रकार से एक दो पोल थे, उनके बीच में एक लंबा सा जो है ना आरी लगी हुई थी, जिससे उसकी गर्दन सर से धड़ से अलग हो जाती थी, ठीक है। डॉक्टर ग्लूटीन थे जिन्होंने उसको इन्वेंट किया था, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रांस व्हाट वाज द कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या थी उस टाइम में? ये एक न्यूली इलेक्टेड क्या थी आपकी, एमएलए एमपी मिनिस्टर नहीं, असेंबली थी, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा ठीक कर लेना है इसके अंदर, ठीक है। ये जो है द न्यूली इलेक्टेड असेंबली बनाई गई थी, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कन्वेंशन क्या थी, एक न्यूली इलेक्टेड असेंबली बनाई गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु वाज द लीडर ऑफ द जैकोबिन क्लब। अब मैंने आपको बताया जैकोबिन जो पार्टी है, जो क्लब है, उसका लीडर कौन था, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था। मैक्सिमिलियन जो रोबेस्पेरी थे वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसके जो है लीडर बने थे। फिर बाद में ये लोग इससे परेशान हो गए, इसको फिर जो है इसकी सर जो है इसका सर धड़ से अलग करवा दिया गया, ठीक है। सो यहाँ 21 तक हमारे एमसीक्यू हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा तक, ठीक है, जहाँ तक आपकी पहुँच हो, ठीक है। 22 क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशंस बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक है, 1791 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया फ्रांस सोसाइटी के अंदर, तो उसको किस नाम से स्टार्ट किया गया? राइट ऑफ मैन से उसको स्टार्ट किया गया। क्यों भाई, महिलाएं नहीं स्टार्ट कर सकती इसको? राइट्स ऑफ वीमेन नहीं हो सकता है इसका आंसर। क्या हक सिर्फ पुरुषों को ही मिले, महिलाओं को ना मिले, ठीक है। मैं आपको बता दूं, हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था कि 1789 में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई थी, और इस रिवॉल्यूशन के अंदर महिलाएं भी थी। पुरुष ने सब कुछ नहीं किया, इसके अंदर बच्चे भी थे, यूथ भी था, ठीक है। लेकिन महिलाओं का स्थान कैसा था कि ना तो उनको वोटिंग राइट्स मिले हुए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, उनको वोट डालने का कोई अधिकार नहीं था। उनको वोट अधिकार डालने का कब मिला? 1946 के अंदर मिला। सोचो कि भाई कितने साल लगे उनको, सैकड़ों साल लगे उनको वोटिंग राइट्स हासिल करने के अंदर, ठीक है। सो जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया तो राइट्स ऑफ मैन के नाम से कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा जो है अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है। टू क्वालिफाई एन इलेक्टोरल एंड देन द मेंबर ऑफ द असेंबली मैन हैड टू बिलोंग्स टू द। अगर किसी व्यक्ति को फ्रेंच सोसाइटी के अंदर उस टाइम में अगर वोट देना था, ठीक है, एक एक्टिव सिटीजन बनाए गए थे, एक पैसिव बनाए गए थे, ठीक है। जब हमने चैप्टर पढ़ा था एक्टिव और पैसिव के बारे में, एक्टिव कौन थे? जो वोट जिनके पास वोट डालने की शक्ति थी, और पैसिव में कौन थे? जिनके अंदर बच्चे थे, महिलाएं थी, यूथ था 25 ईयर से बिलो वाला, ठीक है, उनको वोट डालने की मनाही थी। दूसरी बात, अगर आप वोट डालने के काबिल हो, आपकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर। ऊपर से आपके पास थोड़ा बहुत पैसा भी होना चाहिए भाई। आप 3 दिन की जो दिहाड़ी है ना वहाँ के मजदूरों की कमाते थे, वो भी आपको पे करनी पड़ेगी जब आपको जो है एक्टिव सिटीजन बनाया जाएगा, और फिर आपको वोट डालने की पावर मिलेगी, राइट। सो यहाँ पर हाईएस्ट ब्रैकेट को आपको आना पड़ता था टैक्स पेयर में, तब आपको वोट डालने का अधिकार मिलता फ्रेंच सोसाइटी के अंदर, ठीक है। मैंने जो पढ़ा है वही बातें मैं आपको इसके अंदर बारीकी से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी किसी ने पढ़ा होगा चैप्टर तब भी वो समझ जाएगा इन चीज़ों को, ठीक है। सो आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 24, हु इंट्रोड्यूस लॉज टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द वीमेन इन फ्रांस। अब यहाँ पर किस पार्टी ने, किस गवर्नमेंट ने महिलाओं की जो जिंदगी है उसको थोड़ा बहुत इंप्रूव कर दिया, बेटर कर दिया भाई, ठीक है। तो वो थी जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, उसने जो है काफ़ी जो है एनहेंस किया इनकी लाइफ को, काफ़ी बढ़ावा दिया वीमेन की, ठीक है। सो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? इन विच ईयर द डिड वीमेन विन द राइट टू वोट इन फ्रांस। मैंने अभी बताया आप लोग को कि महिलाओं को अधिकार कब मिला था फ्रांस के अंदर वोट डालने का, ठीक है, फ्रांस के अंदर, ठीक है। वो कब मिला था? 1946 के अंदर उनको जो है अधिकार मिला था महिलाओं को वोट डालने का फ्रांस सोसाइटी के अंदर, ठीक है। कैसा लगेगा आप लोगों को, ठीक है, खासकर महिलाओं को, ठीक है, स्त्री को, नारी को,
तो ये जो चीज़ें हैं कि क्योंकि एक नारी के बिना हमारा समाज कैसे कंप्लीट हो सकता है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनके बिना हम पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और उनको वंचित किया जा रहा था, आपको वोट डालने का कोई अधिकार नहीं है। एटलीस्ट आपको जो असेंबली में पार्टिसिपेशन हो रहा था ना उस टाइम में, उनको वहाँ बैठने का भी अधिकार नहीं था, उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया गया कि चलो बाहर यहाँ से, ठीक है। तो ये सब उस टाइम में हो रहा था महिलाओं के साथ में, ठीक है। तो 1946 में उनको अधिकार मिले, क्या अधिकार मिले उनको वोट डालने की। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, हु अबॉलिश स्लेवरी इन फ्रांस, स्लेवरी को जो है किसने अबॉलिश करवा दिया था, ठीक है। तो वो थी द जैकोबियन गवर्नमेंट ने जो है स्लेवरी क्या होते हैं, दास प्रथा, ठीक है। उस टाइम में फ्रांस सोसाइटी के अंदर जो स्लेव थे उनको कैरेबियन आइलैंड जो थे ना वहां से बंदी बनाकर लाया जाता था फ्रांस के अंदर, जिनसे उनसे बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी, ठीक है। एक मूवी है अ 12 ईयर स्लेव, आई थिंक यही है नाम उसका। उसमें आपको रियलिटी दिखाएंगे कि उस टाइम में किस तरीके से बंधुआ मजदूरी होती थी। जो ब्लैक पीपल है उनको पकड़ पकड़ कर लाया जाता था दूसरे आइलैंडों से, और गोरे लोग इनसे धक्के से काम करवाते थे, ठीक है। खाना जो कुत्तों को देते थे वो गोरे लोग, उससे भी 72 खाना इनको मिलता था, बिल्कुल गया गुजरा, ठीक है। सो राइट आंसर, जैकोबियन गवर्नमेंट ने इनकी जो स्थिति को इंप्रूव किया, अबॉलिशन कर दिया स्लेवरी सिस्टम को। 27 क्वेश्चन, बिटवीन विच 3 कंट्रीज वाज ट्रायंगुलर स्लेव, किस 3 कंट्रियों के बीच में जो है ट्रायंगुलर स्लेव, मतलब 3 कंट्रियां थी जिनके बीच में ट्रायंगुलर स्लेव मतलब दास, उनके बीच में आदान प्रदान होता था कि तुम्हारा स्लेव यहाँ, उसका स्लेव फिर यहाँ पर, ठीक है। व्यापार होता था स्लेवों का। इंसान बेचे जा रहे हैं भाई, यहाँ पर कोई सामान नहीं बेचा जा रहा, इंसानों को बेचा जाता था उस टाइम में काम करवाने के लिए, एक कंट्री दूसरी कंट्री के अंदर, ठीक है। तो वो किसके बीच में चलता था, एक था कंट्री हमारी यूरोप, दूसरी मलेशिया और तीसरी अमेरिका, इन तीनों के बीच में जो उस टाइम में व्यापार होता था ट्रायंगुलर स्लेव बीच में। जैसे हमने पढ़ा था हड़प्पा के बारे में, हम मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से अपना व्यापार करते थे, ठीक है। तो उस टाइम में ये लोग भी आपस में कंट्रियां जो तीनों की तीनों थी व्यापार करती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, हु रोट ए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन एंड सिटीजन्स। अब यहाँ पर मैंने बताया था आप लोगों को कि एक जो है हमने पढ़ा कि राइट्स टू मैन क्यों होने चाहिए भाई, राइट्स टू वीमेन क्यों नहीं होना चाहिए। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, जब ड्राफ्ट किया जा रहा 1791 के अंदर फ्रांस का, तब लिखा गया कि जो जितने भी राइट्स है ना सिर्फ पुरुषों को दिए जा रहे हैं। क्यों भाई, महिलाओं को अधिकार नहीं है क्या, महिलाओं को भी पूरा अधिकार है, ठीक है। सो वी राइट्स टू वीमेन किसने लिखी, एक महिला ने, एक महिला का नाम है इसके अंदर ओलंपी डी गॉज, ठीक है। ओलंपी डी गॉज एक महिला है जिन्होंने क्या लिखा, अपना एक ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें अपने आप को महारानी घोषित कर दिया, ठीक है। सो फिर वहां पर जैकोबियन गवर्नमेंट उनको जो है एग्जीक्यूट कर देती है और उनको कल्प्रिट बना देती है, दोषी बना देती है, फिर उनको फांसी पे लटका देती है। मतलब महिलाएं अपने अधिकारों को उठा भी नहीं सकती थी, उन्होंने खाली लिखा था, इम्प्लीमेंट नहीं करवाया था कि भाई मुझे अधिकार मिल गए हैं, सिर्फ लिखने से उनको फांसी दे दी गई इस महिला को, ठीक है। द ओलंपी डी गॉजेस, ठीक है। इस महिला ने क्या लिखा, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स टू फॉर वीमेन एंड सिटीजन। तो भाई इस बात से ही उन लोगों ने इस महिला को, हालांकि ये चीज तो लागू हो नहीं पाई, लेकिन लिखने से बेचारी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 3030 है, ठीक है। विच of the following are the example of individual who represented the ideas from revolutionaries France। अब revolutionary जो फ्रांस के जो आइडियाज हैं, रेवोल्यूशन कितना जबरदस्त हुआ था फ्रांस के अंदर, ठीक है, 1789 के अंदर, ठीक है। अब उन आइडिया से हमारे भी कुछ लीडर्स से जो प्रभावित हुए थे उस टाइम में, ठीक है। अब उनके नाम बताने हैं, ठीक है। एक था नाम टीपू सुल्तान, दूसरा था राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। इन दोनों का नाम आपने पक्का सुना अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। टीपू सुल्तान ये नवाब थे मैसूर के, श्रीरंगापट्टनम की राजधानी थे, ठीक है। टीपू सुल्तान हैदर अली इनके फादर का नाम था, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा नफरत करते थे अंग्रेजों से उस टाइम में, ठीक है। टाइगर ऑफ मैसूर इनको बोला जाता था उस टाइम में, ठीक है। आगे है राजा राम मोहन रॉय, ये तो भाई जो है मॉडर्न इंडिया के फादर कहलाई, तो ठीक है। और वेस्टर्न एजुकेशन को इन्होंने जो है हमारे इंडिया में लागू कराने में काफ़ी हेल्प की, मतलब कि पढ़े लिखे लोग भी तो होने चाहिए इंडिया के अंदर, ठीक है। और इन्होंने जो है सती प्रथा को बंद करवाया था। सती क्या होता है, जिस महिला का पुरुष मर जाता था उस टाइम में, पुराने टाइम में, तो उस महिला को अपने पुरुष के साथ में ही
आग में जला देते थे उस टाइम में, ठीक है। तो इन्होंने सती प्रथा को बंद करवाया था राजा राममोहन रॉय ने 1829 के अंदर, ठीक है। अब क्यों करवाया गया, एक और व्यक्ति थे इनके साथ में जिन्होंने बंद करवाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। क्योंकि जब खुद पे लगती है ना तब दर्द का महसूस होता है। दर्द एक्चुअली में होता क्या है, हम दूसरों की चोट पे हंस देते हैं ना कि अरे तेरे को क्या हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, सब बढ़िया है, सब चंगा है, ठीक है। लेकिन जब राजा राममोहन राय के भाई की, बड़े भाई की डेथ हुई तो इनकी भाभी को भी जो है ना आग में जला दिया गया, सती कर दिया गया उनको भी। तो ये अपनी भाभी से बहुत प्यार करते थे, एक बड़ी माँ की तरह उनको जो है इन्होंने सम्मान दिया। अब तो फिर उनसे वो चीज़ सहन नहीं हो पाई और फिर उन्होंने जो है 1829 के अंदर जो है सती प्रथा को बंद करवाने में अपना योगदान दिया, ठीक है। सती प्रथा एक नाम से हमारी सोसाइटी के अंदर कलंक थी। हालांकि ये काम अच्छा किया अंग्रेजों ने जिसको बंद करवाया गया, लेकिन इसमें फिर भी हमारा हिंदुस्तानी था जिसने हेल्प की उनकी कि आप कैसे बंद करवा सकते हो इसको, ठीक है। तो ये थे भाई हमारे MCQs, ठीक है। आई होप एक क्वेश्चन और रह गया, आई थिंक, हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 और करा देते हैं। फ्रांस बिकम रिपब्लिक आफ्टर द अबॉलिशिंग द मोनार्की। तो जो फ्रांस है वो कब रिपब्लिक बन गया, 21 सितंबर 1792 को जो है फ्रांस ने रिपब्लिक बना दिया। अब रिपब्लिक का मतलब आपको पता होना चाहिए, रिपब्लिक का मतलब होता है कि जहां पर हम अपने हेड को चुनते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। जैसे अमेरिका में 4 साल के लिए वहां प्रेसिडेंट बनता है, रिपब्लिक जो है USA के अंदर 4 साल के लिए प्रेसिडेंट बनता है। हमारे इंडिया में 5 साल के लिए बनता है, कोई भी PM, कोई भी CM, ठीक है, कोई भी MLA, ठीक है। तो रिपब्लिक कब बन गया, 21 सितंबर 1792 को। जो फ्रांस है उसने मोनार्की क्या है, जो राजा का तंत्र है, जहां पर राजा रानी की चलेगी, उसको बंद करवा दिया, उसको खत्म करवा दिया गया और वो रिपब्लिक बन गया, ठीक है, 1792 के अंदर, राइट। तो यहां तक जो हमने MCQs किए हैं, ऑलमोस्ट इसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, हर एक क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जितना हो उसका मैंने आपको बताया हर एक क्वेश्चन के बारे में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।